नमस्कार दोस्तों, योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे, नॉट टुमारो। तो आज हम जो हमारी सुबह की शुरुआत है इस कोट के साथ करते हैं और एक नए भविष्य को बनाने के लिए तैयार होते हैं। तो जी जान से लग जाइए, क्योंकि हम हैं यूपीएससी के एस्पिरेंट्स और हमें हर दिन हर सुबह नए टारगेट लेके बढ़ना हो। उससे पहले बात कर लेते हैं कि यूपीएससी सीएससी के लिए, सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए, करंट अफेयर्स के लिए, एनसीईआरटी बैंकिंग के लिए, आईबीपीएस के लिए, इन सब चीजों के लिए हमारे पास बहुत ही बेहतरीन और कम दामों में कोर्सेज हैं। तो कोई भी अब पैसे के कारण अच्छी पढ़ाई से नहीं रुक पाएगा। बहुत ही एक्सपीरियंस फैकल्टी है और हम सब आशा करते हैं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें और स्टडी क्लोज का मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। चलिए चलते हैं। आज की जो न्यूज आ रही है वो इंडिया से रिलेटेड और वर्ल्ड से रिलेटेड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। G7 ग्रुपिंग की एक मीटिंग होने वाली है, वर्चुअल मीट होने वाली है। अब ये G7 की मीटिंग क्यों रेलेवेंस है, कौन इसकी प्रेसिडेंसी कर रहा है और अभी इतनी रेलेवेंट क्यों है, क्यों प्रेसिडेंसी ने क्या टारगेट्स लिए हैं, इंडिया पे क्या इंपैक्ट होगा, इंडिया की यूटिलिटी क्या है, यूएस। अच्छा, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए G7 में कौन कौन सी कंट्रीज आती है। और लास्ट में आपके लिए डेफिनेटली एक यूरे का स्लाइड है, उस तक के लिए यूपीएससी कैंडिडेट जरूर बने रहिएगा। ये यूपीएससी के कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं इस लेक्चर के डिस्कशन के एंड में डिस्कस करूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों ही। उससे पहले देख लेते हैं कि हिंदुस्तान टाइम्स ने भी एट G7 एजेंडा, एन एजेंडा फॉर द फ्यूचर, ये बात करते हुए न्यूज छापी है। यही हम देख सकते हैं द गार्जियन ने भी एक न्यूज छापी हुई है G7 लीडर से। इंडियन एक्सप्रेस ने भी इसके बारे में न्यूज छापी। तो यूनाइटेड किंगडम प्रेसिडेंसी होल्ड करता है और G7 की, और उसने इंडिया को बाकी ऑस्ट्रेलिया, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, साउथ अफ्रीका के साथ साथ एज ए गेस्ट इन समिट भी बुलाया। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर जो हमारे मोदी जी हैं वो आउटरीच सेशन में G7 समिट में वर्चुअल फॉर्मेट में जून 12 और जून 13 को इसमें अटेंड करेंगे। अब यूके जो प्रेसिडेंट है इस बार, उसने थीम क्या रखी है, उसने थीम रखी है बिल्ड बैक बेटर। ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, यूपीपीसीएस, एमपीपीसीएस, यूपीएससी, एसएससी, अदर जितने भी एग्जाम्स हैं उन सबके लिए थीम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। न केवल ये थीम उन एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछी जाती है, बल्कि आप ऐसे या फिर एथिक्स जैसी चीजों में इस थीम को कोट कर सकते हो। बिल्ड बैक बेटर तो अपने आप में बहुत बेहतर लाइन है, वो किसी भी चीज को बेहतर बनाने के लिए आप उस थीम को कोट कर सकते हैं। अब देखिए कि उसने 4 प्रायोरिटी एरियाज डिफाइन किए हैं। अभी जो कोरोना वायरस पेंडेमिक के कारण पूरे वर्ल्ड में दिक्कत आई है, उसके लिए रेजिलियंस तैयार करना, रेजिलियंस अगेंस्ट फ्यूचर पेंडेमिक्स, जो भविष्य में आने वाली पेंडेमिक्स हैं उनके लिए भी मजबूत होके तैयार होना। दूसरा है फ्यूचर प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाना बाय चैंपियनिंग फ्री एंड फेयर ट्रेड। ये देखिए, इनडायरेक्टली फ्री एंड फेयर ट्रेड जो है वो इनडायरेक्टली चाइना की तरफ उंगली उठाता है और चाइना को कंट्रोल करने की बात है। थर्ड है टैकलिंग क्लाइमेट चेंज। मैंने क्लाइमेट चेंज पे एक वीडियो भी बना रखा है ब्लैक कार्बन से रिलेटेड। जिसको भी इंटरेस्ट है ब्लैक कार्बन और क्लाइमेट चेंज में, प्लीज उस वीडियो को जरूर देखिएगा। प्रिजर्विंग द प्लेनेट्स बायोडाइवर्सिटी। फोर्थ है चैंपियनिंग शेयर्ड वैल्यूज एंड ओपन सोसाइटीज। ये देखिए यहाँ वापस डेमोक्रेसी, लिबर्टी, ओपननेस, इन सब की बात हो रही है। ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, इन सब की बात हो रही है। तो एक तरह से ये वापस से चाइना की तरफ क्वेश्चन करते हैं। तो ये 4 एजेंडा थे जो इस बार की G7 समिट में रखे हैं। उसने साफ साफ ये भी कहा है कि यूके विल डोनेट एटलीस्ट 100 मिलियन सरप्लस डोजेस विद इन द नेक्स्ट ईयर ऑफ कोरोना वैक्सीन। साथ ही साथ जो G7 लीडर्स हैं वो 1 बिलियन कोरोना वायरस वैक्सीन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वर्ल्ड लेवल पे एट द एंड ऑफ पेंडेमिक 2022 तक वो ऐसा करेंगे। ये देखिए G7 का ट्विटर हैंडल है। इसके आगे अपन चलते हैं कि क्वेश्चन आता है कि इंडिया को क्या पहली बार इनवाइट किया गया। तो मैं आपको बता दूं, नहीं, इंडिया को पहली बार इनवाइट नहीं किया गया। इंडिया ने पिछली बार 2019 में, 2019 में G7 फ्रेंच वाज अंडर फ्रेंच प्रेसिडेंसी, तब भी इंडिया को इनवाइट किया गया था, तब भी भारत को निमंत्रित किया गया था और भारत ने इसको गुडविल पार्टनर के रूप में इसको अटेंड किया था प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। और इस सेशन की जो थीम थी वो भी याद रखिए, क्लाइमेट, बायोडाइवर्सिटी एंड ओशियंस एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। ये इसकी थीम थी, थीम याद रखिएगा। अच्छा, इसमें एक चीज बताने की और है कि G7 से G8 जो पहले हुआ करता था, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि G8 से रशिया को क्यों निकाला गया और कब निकाला गया। ये सिंपल 2 चीजें हैं, मैं हिंट दे देता हूँ, यूक्रेन से संबंधित रीजन है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा। G8 जब होता था तब भी मनमोहन सिंह जी जो हमारे प्रधानमंत्री थे, उन्होंने यूपीए रूल के दौरान 5 बार G8 की मीटिंग को अटेंड किया था। अब
इससे पहले मैं आपको बता दूं कि G7 की इंपॉर्टेंस क्यों आ जाती है, इंडिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और एक स्लाइड में बताऊंगा कि इंडिया को वर्तमान G7 समिट से क्या रिलेवेंस है। जब डोनाल्ड ट्रंप यूएस के प्रेसिडेंट थे तब उन्होंने G7 को एक वेरी आउटडेटेड ग्रुप कहा था और उन्होंने अपील की थी कि इसमें ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया और रशिया को भी बढ़ाओ, एडवांस इकोनॉमीज को बढ़ाओ, इंडिया को बढ़ाओ। तो इसलिए इसको G10 या G11 करने की बात की थी उन्होंने, लेकिन चूंकि यूएस में इलेक्शंस हो गए, ट्रंप साहब दोबारा आ नहीं पाए, तो अभी एक तरह से ठंडे बस्ते में। बट इंडिया की कोशिश होगी, ये देखिए मैंने लिखा व्हाट्स इन इट फॉर इंडिया। सबसे पहली बात है एक्सपेंड G7 की बात करना चाहेगा इंडिया, क्योंकि वो एक बहुत ही पावरफुल ग्रुप है। रशिया भी अगर उसमें आ जाता तो बहुत ही बड़ी इकोनॉमीज डेमोक्रेसीज का एक पावरफुल ग्रुप बन जाएगा, तो इंडिया की जो पहुंच है, इंडिया की जो अप्रोच है वो बढ़ जाएगी। साथ ही साथ उसका टारगेट हमेशा से रहा है रिफॉर्मिंग ग्लोबल इंस्टीट्यूशन, जैसे यूएन में सुधार की बात वो करता है, यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल की सुधार करता है वो, और उसके साथ साथ मॉडर्न डे जियोपॉलिटिक्स रियलिटीज को भी हैंडल करना चाहता है, क्योंकि जैसे इंडो पैसिफिक में चाइना का उभार है, चाइना का जो साम्राज्यवादी जो नीति है, बेलिग्रेंट एंटागोनिस्टिक बिहेवियर है, उसको कंट्रोल करने के लिए भी उसकी अप्रोच रहेगी। साथ ही साथ जो भारत में भी वर्तमान समय में सेंट्रल गवर्नमेंट ने टारगेट लिया है कि इस वर्ष के एंड तक सभी को वैक्सीनेट कर दिया जाए, तो ऐसे में हमारे पास वैक्सीन की भी कमी है, उस मैसिव शॉर्टेज है वैक्सीन को, उसको यूएस की जो स्ट्रेटेजी फॉर ग्लोबल वैक्सीन शेयरिंग है उसके साथ साथ सॉर्ट करने की भी कोशिश की जाएगी। अब देखते हैं आगे यूपीएससी के डिस्कशन। मैंने आपको क्वेश्चन पूछा है कि डिस्कस द रेलेवेंस ऑफ G7 कंट्रीज टुडे। पूरा मैंने आपको डिस्कशन बताया, इसमें आपको सिंपल सा समझ में आ गया कि G7 कंट्रीज में बहुत इंपॉर्टेंट, G7 कंट्रीज में P5 कंट्रीज आती हैं, उसके साथ साथ चाइना को छोड़ के जो P5 कंट्रीज है वो सब आती है, फिर कनाडा आता है, जापान आता है और जर्मनी आता है। ये वो 7 कंट्रीज है जो G7 में आती हैं। इसके साथ रशिया जब हुआ करता था तब वो G8 होता था। 2014 में क्रीमिया के वॉर के कारण G8 से रशिया को निष्कासित करके अब वो G7 बन गया। तो ये आप समझो पहले तो रेलेवेंस हो गया। इसके साथ साथ रिफॉर्म्स नेसेसरी भी, आप जो एजेंडा लिया है वो बताओ कि डेमोक्रेटिक होना चाहिए, G10 है G11 होना चाहिए, और ट्रंप को कोट करके इस आंसर को लिख सकते हैं। एक है ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये एक जीपीएआई इनिशिएटिव है। इसने क्वेश्चन में पूछा कि इंडिया इज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ जीपीआई, एक क्वेश्चन है। दूसरा है जीपीआई इनिशिएटिव वाज कंसीव्ड बाय जर्मनी एंड फ्रांस ड्यूरिंग दियर G7 प्रेसिडेंसीज। तो इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है, ये ध्यान रखना है। तो इसमें पहला जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, दूसरा गलत है, तो इसका आंसर है केवल बी। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही काफी है, धन्यवाद।